जय हिंद दोस्तों। तो आज का जो हमारा लेक्चर है रोटेशनल मोशन का, वो बेसिकली बेस रहेगा किसके ऊपर? टॉर्क के एंगुलर नेचर के ऊपर। ठीक है, टॉर्क के एंगुलर नेचर के ऊपर। और जो हम बॉडी लेंगे वो रिजिड बॉडी लेंगे, क्योंकि अभी तक जो पढ़ते आए सब रिजिड बॉडी के लिए था, और रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में ही आता है। जो कोई भूल गया उसको बता दें, रिजिड बॉडी ये रहता है, मान लीजिए ऐसे कोई बॉडी है और 2 पॉइंट की डिस्टेंस कभी चेंज ना हो उनकी, उसी को रिजिड बॉडी कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो हम थोड़ा सा एनालॉजी को फॉलो करते हुए चलेंगे। ठीक है, एनालॉजी ये रहेगी जैसे हमने लीनियर में पढ़ा था, बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन ये होता है ना, ऐसा कोई ये लेक्चर पहली बार देख रहा हो तो उसको भी समझ में आना चाहिए। लीनियर और आपका एंगुलर, ये एनालॉजी से हम आगे समझेंगे। ठीक है, जो आपने देखिए टॉर्क का एक फॉर्मूला ये तो पढ़ा है, R/F। ठीक, ये होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, और दूसरा टॉर्क का फॉर्मूला जो हम लोगों ने देखा था, I इनर्शिया इंटू अल्फा, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन। इसकी डेरिवेशन भी आज होगी और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करेंगे। तो आपका पहला लीनियर और एंगुलर, इसकी एनालॉजी क्या थी? एनालॉजी मतलब ये होता है कि जो सिस्टमैटिक टर्म्स चलते हैं उन्हीं को कहते हैं, कि मतलब यहाँ पर जो सिस्टमैटिक टर्म आया उसके सिस्टम में यहाँ क्या आया, समझ लो ना, मतलब जो मिलता जुलता हो, सिंपल सा हिंदी में। तो इसे मान ली यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पर आपका क्या था, वेलोसिटी थी, तो यहाँ पर आपकी एंगुलर वेलोसिटी थी, यहाँ एक्सेलरेशन था तो यहाँ पर आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, वो जो वहाँ पर है अल्फ़ा जिसको कहते हैं, इसका नाम थीटा है, ओमेगा है, अल्फ़ा। ठीक है, फिर यहाँ पर आता है आपका फोर्स, तो यहाँ पर फोर्स की जगह आ जाता है टाउ, यानी कि टॉर्क। ठीक है, इस साइन को इसे इसको एफ कहेंगे, उससे इसको टाउ, ग्रीक वर्ड। अब देखो टॉर्क हो गया। ठीक है, वैसे जैसे यहाँ पर मास होगा था, यहाँ पर क्या आता था, mr², जो कि होता था I। मास की जगह क्या आता था, इनर्शिया आता था। इसको कहते हैं क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पूरा नाम अगर पूछे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या फिर नॉर्मली इनर्शिया भी बोल देते हैं। इसकी क्या होती है, m की जगह mr² होती है। ठीक है, मास से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहती है, ये रहता है सिंपल सा। अब हमको आज ये इसका डेरिवेशन करना है, और इसका डेरिवेशन करने के बाद ये होगा कि आपके कॉन्सेप्ट एक तो क्लियर हो जाएंगे, और कोई भी सवाल होगा इससे रिलेटेड करते हुए और इससे रिलेटेड करते हुए, इन दोनों का यूज़ करते हुए हम लोग सवाल भी सॉल्व करेंगे। सिंपल सी बात है। प्रूविंग देखो, ये तो आपका एनालॉजी समझ में आई, ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, सिंपल सी, इसमें तो कुछ है नहीं। अब देखो एक हमने बॉडी ले ली है, रिजिड बॉडी है फिर से। ठीक है, ये ऐसे बॉडी ले ली, रिजिड बॉडी है। मान लो ये पॉइंट यहाँ पर हमने इसको क्या कहते हैं, इसको हमने रेफरेंस माना है। यहाँ से कोई इस पार्ट में देखो, अब ये बहुत बड़ी बॉडी है तो इसमें एक स्मॉल पॉइंट हमने मास m ले लिया है, m मास ले लिया, छोटा सा मास। ठीक है, पूरी बॉडी का मास m है और पूरी बॉडी का मास m है। ठीक है, तो हमने छोटा सा मास ले लिया केवल। अब देखो एक काम करना है, बॉडी को ये जो छोटा सा मास है, जो पॉइंट है ना, पॉइंट मास कहते हैं। अगर छोटा मास इंग्लिश में क्या कहोगे, पॉइंट मास। हमने पॉइंट मास ले लिया, इसमें फोर्स यहाँ नीचे से लग रही है ऊपर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऊपर होगा। कैसा एक्सेलरेशन होगा? एक्सेलरेशन होगा टेंजेंशियल। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, आप देखोगे इससे ये ऐसे थोड़ा सा बनाना है। ठीक है, परपेंडिकुलर टाइप का जा रहा है ना, तो टेंजेंशियली वो होता है जो रेडियस के परपेंडिकुलर लगता है एक्सेलरेशन। और जो हमारा रोटेशन होता है, वो हमने बताया था कि जो हमारा ये अल्फा है, प्रीवियस लेक्चर्स आप देखना 5 से 6 हैं, है ना, तो उसमें आपने देखा होगा कि ये जो अल्फा है ये आता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वजह से। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। और ये जो डिस्टेंस है हमारी r1 है, मास को m1 मान लिया। ठीक, अभी समझ में आएगा। तो हम आपसे पूछे टॉर्क हमारा क्या होगा, टॉर्क हमारा क्या होगा? सिंपल सा, टॉर्क हमारा होता है R/F। अभी हमको ये नहीं पता है। ठीक है, अभी हमको ये नहीं पता है, तो हम इसका यूज़ करके इसको डेराइव करेंगे। ठीक है, ये तो डेराइव करना है। तो R/F होता है आपका। ठीक, अगर ये 90 डिग्री का है, वैसे होता तो ये है, लेकिन ये इसको जब ये क्रॉस का चीज़ हटता है ना, क्रॉस का चीज़ हटता है तो आता है RF sin थीटा। और आप देखोगे थीटा तो 90 है, तो इसको केवल RF लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब RF की, अब देखो एक एक लेना है। अगर हमने इसको τ1 मान लिया, अब नॉर्मली लेंगे क्योंकि अभी हमने पॉइंट मास लिया है, ऐसे तो बहुत सारे हमको मास लेने पड़ेंगे छोटे छोटे, तो पहले को τ1 नाम आप दोगे। तो यहाँ पर जो हमारी डिस्टेंस है इस पॉइंट से कितनी है, r1, और जो हमारी फोर्स है, अब ये बताओ फोर्स जो है वो तो हर जगह आप सेम ही लोगे ना कि अलग अलग लोगे, ये आप लोगों को बताना है कमेंट में फोर्स कैसी होगी। ठीक है, फोर्स भी आपकी क्या होगी, अलग ही अलग होगी। क्यों अलग ही अलग होगी, पहले कमेंट कर दिया होगा, फिर आपने देखा होगा फोर्स अलग अलग क्यों होगी, हर एक पॉइंट में अलग फोर्स लगाएंगे तो अलग तरह का टॉर्क बनेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो इसमें क्या करना है, ये चीज़ इतनी हुई, τ1 ऐसे लिखा हुआ है, r1 अपनी जगह लिखा हुआ है, f की जगह आप क्या लिख सकते हो, m1a लिख लोगे।
तो देखो ये F1 फोर्स है तो मास ये होगा, एक्सेलरेशन सेम रहेगा हर जगह का, क्योंकि देखो एक्सेलरेशन में ये रहता है कि हर एक पॉइंट का ना एक्सेलरेशन भी चेंज रहेगा, एक्सेलरेशन भी चेंज रहेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन सेम रहेगा। क्यों रहेगा वो अभी आगे पता चलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई आप लोगों को नहीं, ठीक है। फिर हमने एक चीज़ पढ़ी थी जो हमारा ये होता है, जिसे v इक्वल टू क्या होता था, आर ओमेगा, वैसे एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, आर अल्फ़ा। तो उसका यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। टाउ की वैल्यू हम लिख लेंगे, T1 की क्या वैल्यू आ जाएगी, R1 M1, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। और इसकी जगह क्या हम लिख लेंगे, A1 की जगह R1 अल्फ़ा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। और जो हम फिर टाउ1 को ऐसे लिख सकते हैं, M1 R1 दो बार हो गए तो R1 का स्क्वायर इंटू R, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। और ये M1 R1 यानी कि MR स्क्वायर, MR स्क्वायर हमारा क्या होता है, MR स्क्वायर होता है हमारा इनर्शिया। बिल्कुल यहाँ पर चीज़ें जो जानकारी की हैं वो लिखी जा रही हैं, ठीक है, ये अलग है यहाँ पर जो आपको नॉलेज के लिए है, ये इसमें आपको नहीं दिखाना है, ठीक है। MR स्क्वायर ये इतना हो गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर MR ये दिखाना पड़ेगा, MR स्क्वायर जो है आपका वो I के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर M1 R1 स्क्वायर है तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये टाउ की हो जाएगी M1 R1 की I1, और यहाँ पर ये अल्फ़ा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अल्फ़ा अभी तक चेंज क्यों नहीं हुआ, देखना भाई। देखो अब हमने एक मास यहाँ पर ले लिया, ठीक है, इस M2 मास ले लिया, इसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से कितनी हो गई, R2 हो गई, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फोर्स जो है वो ऐसे लग रही है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं ना, फोर्स थोड़ी सी इसे टिल्टेड लगेगी, टेढ़ी, समझ रहे हो कि नहीं। देखो फोर्स इसे मान लीजिए यहाँ पर मास रखा गया तो फोर्स ऐसे लग जाएगी, 90 का एंगल बनना चाहिए केवल, है ना, ये चीज़ें। अगर 90 का नहीं बन रहा है तो हम लोग कंपोनेंट ले लेंगे, समझते हो ना। ऐसे मान लो 90 का नहीं बना तो कॉस थीटा और साइन थीटा कंपोनेंट ले लेंगे। तुमको बस एक ही दिखाना है, M1 को ले लिया, फिर आपको अपने आप कर देना है, तुमको बस ये भी ना दिखाना, तुम केवल करना ऐसे ही हम ले लेंगे, एक एक करके टॉग निकल आएगा, बस इतना चित्र में दिखाना है, बाकी केवल प्रूव करना है। तो T1 ये तो देखो जो प्रूविंग है वो तो CBSE है और UP बच्चे वालों के लिए। इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो JEE मेंस और नीट वाले होंगे। इतना आगे इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये अल्फ़ा क्यों नहीं चेंज हुआ, यहाँ पर देखो अल्फ़ा जो होता है वो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, और जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है वो क्या कहते हैं, हर एक पार्टिकल पे लगता है, हर एक पार्टिकल पे लगता है, वो हमेशा सेम लगता है। क्यों, क्योंकि जब वो अल्फ़ा सेम रहेगा तभी तो एक एंगुलर एक्सेलरेशन से पूरी बॉडी घूमेगी। अभी समझना इसका मतलब क्या है भाई। देखो एक बॉडी है जो घूम रही है ना, उसमें फोर्स है, लेकिन एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ही तो घूमेगा, तभी तो सारे पार्टिकल एक जगह रहेंगे। एक पूरी बॉडी है, अब ये हम इसके एक पॉइंट ले लिया, लेकिन बॉडी तो रिजिड है ना। अगर एक के ऊपर कुछ हमने क्या कहते हैं फोर्स लगाई एंगुलर वाली, है ना, तो सबके ऊपर भी बराबर सी लगेगी। इतना तो समझ में आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप लिख क्या सकते हो, T1 I अल्फ़ा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। वैसे आपसे कहते हैं हम T2 तो वो कितना हो जाएगा, I2 कितना आपका अल्फ़ा हो जाएगा। वैसे हम कहते हैं T3 आपका कितना हो गया, तो हो जाएगा I3 अल्फ़ा, ठीक हो जाएगा। ऐसे आपसे कह दिया जाए T नेट कितना हो गया, तो T नेट आपका हो जाएगा I नेट अल्फ़ा। ये ऐसे प्रूविंग हो जाती है, ठीक है, ये हो जाती है। अगर थोड़े और अच्छे से लिखना हो तो ऐसे भी लिखा जाता है। देखो ये तो हो गई प्रूविंग। आप T1 इक्वल टू M1 R1 का स्क्वायर, ये होगा अल्फ़ा, ठीक है। फिर प्लस लगाते हैं M2 T नेट अगर निकालना हो, T नेट में क्या होगा M2 R2 का होल स्क्वायर अल्फ़ा, प्लस लगाएंगे ऐसे ऐसे आखिर तक जाएंगे, MN RN का होल स्क्वायर इंटू अल्फ़ा होगा। अब इसमें होता क्या, अल्फ़ा आप कॉमन ले लेते हो और सारा MR स्क्वायर जोड़ देते हो, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाती है, सीधा ये वाली वैल्यू आ जाती है, T नेट इक्वल टू I नेट इंटू अल्फ़ा, इतना आ जाती है। अब चलो हम लोग क्वेश्चन करते हैं इसके। अब देखो आपको ये क्वेश्चन दिया गया है ना, हम उसी का यूज़ करके करेंगे। इसमें कहा है कि ये एक हमको रॉड दी गई है, लेंथ L है, मास कितना है उसका M, सिंपल सा, ठीक है। अब ये करें जो L/4 यहाँ डिस्टेंस में हमारी फोर्स लग रही है ना, इस पॉइंट से L/4 डिस्टेंस में फोर्स लग रही है, इसको ऊपर की तरफ ले जा रही है। तो आप फॉर्मूला जानते हो टॉर्क का, इसमें क्या लगेगा R इंटू F लगेगा, सिंपल सा, और 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है, तो हो जाएगा आपका टाउ इक्वल टू R की वैल्यू कितनी है L/4 इंटू F, यानी कि LF/4 हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूछा क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताओ थीटा इन 3 सेकंड और फाइंड अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन भी बताना है। तो देखो यहाँ पर यूज़ होगा, ये तो पूरा निकल चुका है, आप जानते हो टाउ की वैल्यू क्या होती है और I अल्फ़ा। देखो इसमें 3-4 लेक्चर्स के कॉन्सेप्ट लगेंगे, ये LF/4 आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब I की वैल्यू क्या होती थी इस रॉड के लिए, अगर हम बीच से देखें, बीच से अगर इसका हम सेंटर ऑफ मास ले तो क्या होती थी,
ml² इंटू अल्फ़ा, है ना, ये अल्फ़ा है, और आपका LF4, इसमें L से L एक जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ से 4 से आप काटोगे, यहाँ कितना आ जाएगा 3, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब अल्फ़ा को आप क्या करना है, जब वो लेना है सब्जेक्ट, तो यहाँ अल्फ़ा है, अल्फ़ा के देखो साथ में कौन है, M है, M तो नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। अल्फ़ा के सामने कौन है, F है, ठीक है, और अल्फ़ा के ये नीचे फिर से कौन है, 3 है, सामने चला जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी आपकी 3F/m, और एक L भी था, हाँ L था, L नीचे चला जाएगा, 3F/ml, ये आ गई वैल्यू अल्फ़ा की। अब कहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाउ, जब थीटा आपका मतलब क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इन t सेकंड्स बताना है। तो इसमें बताओ क्या होगा, जिसने वो वाला लेक्चर देखा होगा जिसमें हम लोगों ने इक्वेशंस ऑफ मोशंस की बात की थी, जब क्या कहते हैं हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन कैसा था, कांस्टेंट, तो उसमें एक हमने इक्वेशन लिखाई थी, एस जो था चेंज होता ही नहीं इक्वेशन, तो होती थी थीटा इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर, ये थी इक्वेशन, सिंपल सी ना, ये इक्वेशन थी। अब देखो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा की तो हमको निकालनी है इनिशियल, जब हमने फोर्स लगाना स्टार्ट किया तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, तब तो 0 थी, तो ये तो पूरा 0 हो गया, प्लस हाफ अल्फ़ा की वैल्यू रखेंगे 3F/ml ना, 3F/ml हो जाएगी इंटू टी स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपकी थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3F/2ml टी स्क्वायर, यही वैल्यू रहेगी सिंपल सी, ठीक है। तो कोई इतना आसान था, लेकिन हमने 2 फॉर्मूलों का यूज़ किया। यहाँ पर फॉर्मूले आपको यह रखना है, टाउ के 2 फॉर्मूलों का, उससे क्या है, एक तो R/F वाला, और दूसरा हमने कौन सा किया, टाउ इक्वल टू आई अल्फ़ा। अब देखो इसमें एक चीज़ और है, इसमें ये कहा जाता है कि ये जो है ये टाउ का कौन सा फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म है। अगर पूछें टाउ का वेक्टर फॉर्म लिखो, ये बहुत आता है ना CBSE 1 मार्क में, और पूछते टाउ का स्केलर फॉर्म लिखो, टाउ यानी कि टॉर्क है ना, टाउ का स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म, तो ये स्केलर है क्योंकि इनर्शिया स्केलर है, और एक्सलेशन जो भी है वो भी मतलब क्या कहते हैं, एंगुलर एक्सलेशन जो है वो ऐसे ट्रीट कर दिया जाता है, ठीक है। क्यों ऐसा ट्रीट कर दिया जाता है, आप इसमें एक चीज़ देख रहे हो कि इन दोनों के बीच में हमने एंगल की बात की नहीं की, समझना बात, इन दोनों के बीच में हमने एंगल की बात की नहीं की, इसमें हमको साइन थीटा चाहिए तो चाहिए, और इसके साथ में एक चीज़ भी तो लगती है एन कैप, यहाँ लगती है नहीं, तो ये स्केलर टाइप है, ये वेक्टर टाइप है, समझ रहे हो ना, ये स्केलर प्रोडक्ट है और ये वेक्टर प्रोडक्ट, तभी तो यहाँ क्रॉस लगा, यहाँ पर डॉट रहेगा, सिंपल सा, इतना समझ में आया। आप चलो आगे देखते हैं। अब देखो ये हम लोगों ने एक क्वेश्चन उठाया जेई मेंस का, ठीक है, जो जेई मेंस में क्वेश्चन पूछा था उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर होगा। हमसे कहा है फाइंड अल्फा व्हेन रॉड मेक्स थीटा विद वर्टिकल, ठीक है। रॉड जो है ये, इसको कहते हैं हिंज पॉइंट कहते हैं ना, इसे मान लीजिए यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास होता है, तो हम इसको हिंज यानी कि एकदम झटके से छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा है वर्टिकल से, देखो इसमें पहले तो यहाँ गलती हो जाएगी, आपको इधर एंगल नहीं बनाना है, थीटा एंगल जो है वो यहाँ पर बनेगा, ये थीटा एंगल बनेगा, ठीक है, यहाँ पर थीटा एंगल बना, और सेंटर ऑफ मास जो यहाँ पर आ जाएगा जब ये रॉड गिरेगी, अभी वहाँ से यहाँ पर आ गई है, ठीक है। तो आप जानते हो ये हमारी जो इसकी mg लगेगी वो नीचे लगेगी, हमको निकालना अल्फा यानी एंगुलर एक्सलेरेशन की वैल्यू, तो पहले तो ये तो निकालना आसान है क्योंकि जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया है वैसे ही होगा, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा, वो भी आपको पता है। बस यहाँ पर क्या खेल करना है, देखो ये जो है यहाँ पर कौन सा है जो टॉर्क लगाएगा, अब ये mg है थीटा, अगर ये थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा सिमेट्री से, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, रॉड के हिस्से तो ऐसे आ रहा है लाइन में, ये थीटा फिगर से भले थोड़ा उल्टा लगे लेकिन सिमेट्री की वजह से ये थीटा जो है वो ये थीटा रहेगा। अब इससे आप जानते हो जहाँ थीटा होता है वहाँ क्या बनता है, एंगल आता है हमारा कॉस थीटा, तो ये mg कॉस थीटा या कॉस थीटा mg यहाँ आएगा, और साइन थीटा यहाँ पर आएगा mg साइन थीटा, ये आपका कहाँ पर आ जाएगा, देखो ये m जो है वो इसमें शायद तक क्वेश्चन में बढ़ा दिया था, और लेंथ हमारी l दी गई थी, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम m बड़े का ही यूज़ करेंगे, mg, और यहाँ पर भी आपका कितना mg, और यहाँ ये mg, ठीक ऐसे। अब यहाँ पर देखना ये mg साइन थीटा यहाँ होगा बिल्कुल, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये बताओ जब ये चीज़ यहाँ नीचे आ रही इस सेंटर ऑफ मास से, तो ये लेंथ कितनी होगी, अगर ये पूरी l लेंथ है, देखो ऊपर दी हुई है m.l ना, ऐसे दे देते, अगर ये पूरी l है लेंथ, तो ये आपकी हाफ से कितनी हो जाएगी, l/2 नहीं हो जाएगी ये लेंथ, ये l/2 हो जाएगी हमारी, बिल्कुल, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ तक अगर समझ में आ गया, यही चीज़ मेन सॉल्व करनी थी। अब आपको टाउ का फॉर्मूला लगा देना, केवल होता क्या है R/अल्फा, ठीक है। अब देखो ये 90 का बना रहा है तो RF, अब देखो समझो ये RF होगा बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर कैसे आएगा, नॉर्मली लिख सकते हैं, देखो फॉर्मूला, अगर किसी को अभी भी कन्फ्यूजन है, फॉर्मूला होता यही है बिल्कुल,
है ना। कोई कहता है कि अरे सर ऐसे कैसे लिख देते हैं ना, अगर मन में आता है कभी, तो भाई ये साफ साफ दिख रहा है कि हम लोग एंगल अपने तरफ से ले रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि नंबर कटेंगे तो पहले आप ये चीज़ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर r इंटू एफ लिखोगे, लिख दिया। अब r की जगह क्या है, देखो ये इसकी जो सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कितनी होगी, हाफ l/2, तो लेंथ कितनी हमारी हो गई इस पॉइंट से कितनी हो गई l/2, ठीक है। अब इसके बाद आपका मल्टीप्लाई हमने किया, और f की वैल्यू अब की बार कितनी है mg। हम लोग हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते थे ना, फॉर्मूला याद है कि नहीं, ये f जो होता था ये परपेंडिकुलर होता था, या r परपेंडिकुलर होता था। नॉर्मली ये बात है कि तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते थे एक दूसरे के। तो l/2 इंटू mg साइन थीटा। अब देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आंसर आपका टाउ इक्वल टू l mg साइन थीटा ये आया अपॉन 2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे पूछा है कि हमको अल्फ़ा निकालना है, यहाँ से तो अल्फ़ा मिला नहीं, अब उसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये टाउ की जगह हमको रखना है आई अल्फ़ा, और उसके बाद आपका आ जाएगा l mg साइन थीटा अपॉन 2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को, ठीक है। अब देखो ये चीज़ समझ में आई, यहाँ पर इसको इतना लिख दिया है, ठीक है। अब यहीं पर हम लोग आगे की चीज़ कर लेते हैं, इतना नोट किया, यहाँ पर गए, ठीक है। अब इसके आगे देखना होगा, तो देखो यहाँ पर पहले तो आई की वैल्यू कितनी रखोगे, सबको याद है जब हम लोग 20 से करते थे तो ml² अपॉन 12 आती थी, लेकिन हम लोग h से करते थे तो आई की वैल्यू क्या आती थी, इनर्शिया की वैल्यू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² इंटू अपॉन 3 आती थी बिल्कुल, इसमें तो कोई वो नहीं है दिक्कत। इंटू आपने क्या किया, मल्टीप्लाई में अल्फ़ा कर दिया, ठीक है, इक्वल में l mg साइन थीटा अपॉन 2, ये इतना किया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो l से एक तो l चला गया अपना, m से क्या हुआ हमारा m चला गया, बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखोगे अल्फ़ा को एज ए सब्जेक्ट बनाओगे, अब अल्फ़ा की जो चीज़ें हैं उनको आपको देखना है। अब ये जो है अल्फ़ा के नीचे है, तो ऐसा करना कि ये अल्फ़ा के हमेशा नीचे रहे, तो सामने भेज दूँ, सामने वाली चीज़ हमेशा नीचे आती है, 3 उधर चला गया, साइन थीटा वहीं रखा हुआ है अल्फ़ा के सामने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो 2 नीचे ही रखा हुआ है, ठीक रखे रहने दो, और कोई चीज़ बची इसमें से एक l बचा, उसको नीचे भेज दो। अब देखो अल्फ़ा का आंसर किससे मैच हो रहा है, पहले वाले से, तो पहले वाले से मैच हो गया, तो यही आंसर है आपका, ठीक है, यही आंसर है। बाकी 3 ऑप्शन भी दिए हुए थे, जेईई मेंस में तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, अगर आप एडवांस दोगे तो उसमें मल्टीपल करेक्ट भी आते हैं। चलो इसके आगे देखते हैं। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपका जेईई मेंस में आया हुआ, इसमें क्या पूछा था कि हमको एक्सलेरेशन बता दो, ठीक है। इसका जो ये बॉडी नीचे आ रही है m है ना, ये सड़कते हुए, इसको कहते हैं आपके स्लिपिंग करके, है ना। फाइंड ए ऑफ ब्लॉक इफ देयर इज नो स्लिपिंग एंड पुली एंड सरफेस, मतलब समझ रहे हो, ये नीचे तो आ रही है, लेकिन समझना बात, जो आपस में नहीं होता है स्लिपिंग, वो नहीं होगी, ये नीचे आएगी, ये बॉडी जो ये ऐसे नीचे आ रही है, लेकिन आपस में जो कहते हैं, सिंपल सी बात है, आपस में फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। फ्रिक्शन होगी तो कुछ एनर्जी जाएगी, तो उसको हमने नेग्लेक्ट करके ये चीज़ नीचे जो आ रही है वो कैसे आएगी ये बताना है। तो आप जानते हो इसे, ये मास नीचे है तो टेंशन की फोर्स हमेशा ऊपर लगेगी, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। और ये बॉडी तब भी नीचे आ रही है, तब भी नीचे आ रही है mg, तो जाहिर सी बात है जो हमारी वो वाली वेट वाली फोर्स है वो ज़्यादा रहेगी। तो एक चीज़ आप ये तो समझ के, जो mg से हम जब भी t हटाएंगे तो हमारी नेट फोर्स कुछ ना कुछ आएगी, ये तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि देखो ये टेंशन अपने ऊपर फोर्स लगा रहा है, लेकिन तब भी बॉडी नीचे जा रही है, इसका मतलब है टेंशन जो है वो कुछ तो माइनस, मतलब टेंशन जो है कमी होगी mg से, जब भी कुछ ना कुछ ये ऊपर नीचे आ रही है ना, नीचे आ रही, तो ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर जो बहुत मेन है ना, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है, अब यहाँ पर आप t इक्वल टू क्या, r, और क्या था आपका r, t की जगह क्या आप i, ये अल्फा, ये वाला फॉर्मूला तो लगा सकते हो बिल्कुल, यहाँ में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, इसके बाद आप क्या करोगे, ये जो टाउ है इसकी जगह क्या लिख सकते हो, r इंटू एफ इक्वल टू i इंटू अल्फा लिख सकते हो, यहाँ तक अभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये r है, r हमारा क्या है, बड़ा है, तो r लिख लो, है ना। और फोर्स की जगह हमारी टेंशन नहीं है, देखो यहाँ पर जो फोर्स लग रही है वो टेंशन फोर्स है, यहाँ पर जो फोर्स है वो टेंशन फोर्स है, तो RT हो सकता है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये चीज़ आप कर सकते हो। देखो नॉर्मली दिमाग में यही काम करेगा, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा ब्लैंक हो जाता है मामला, क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा आ जाता है, और हमसे अब की बार अल्फ़ा नहीं पूछा है, अब की बार पूछा है एक्सेलरेशन निकालने को। तो यहाँ पर एक चीज़ समझना, अब की बार यहाँ पर एक चीज़ होगी कि जो एक्सेलरेशन है पुली का, जो एक्सेलरेशन है हमारा किसके, पुली का, वो इक्वल रहेगा एक्सेलरेशन किसके, आपके ये स्ट्रिंग का ना, ये आपका किसका रहेगा, पुली का स्ट्रिंग से रहेगा। ये जो हमारी स्ट्रिंग है, ये जो पुली है ना, ये आपकी पुली बनी हुई है और ये आपकी स्ट्रिंग है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। ऐसा होता कब है, देखो नॉर्मली हमेशा ऐसा नहीं होगा, इस केस में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बॉडी नीचे जा रही है और ये टेंशन ऊपर लग रही है ना, ये बॉडी नीचे जा रही है, टेंशन ऊपर लग रही है, और यहाँ पर जो ये है,
इसके परपेंडिकुलर में कौन सी चीज़ लगती है, हमारी एक्सेलरेशन लगती है टेंजेंशियल। तो टेंजेंशियल जो है पुली की एक्सेलरेशन वो स्ट्रिंग के बराबर हो जाएगी। हर केस में नहीं होती क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें और भी आ जाती, लेकिन इस केस में ऐसा होगा। अब आप जानते हो ए टेंजेंशियल होता है हमारा आर अल्फ़ा, बिल्कुल। तो हम क्या अल्फ़ा की जगह ये नहीं लिख सकते, ए टेंजेंशियल है ना, नॉर्मली अब फिर ए लिखेंगे, ए टेंजेंशियल है पता चल गया, ए अपॉन आपका क्या लिखेंगे आर, ए अपॉन यहाँ पर हुआ क्या है, जो हमारा नॉर्मल एक्सेलरेशन है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के इक्वल हो गया है, वो इस सेटअप की वजह से, जो इस सेटअप बना है ना इसकी वजह से हुआ है। तो ए अपॉन आर यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। आर टी इक्वल टू आपका हो गया आई ए अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ से ए की वैल्यू आपको निकालनी कितनी आ जाएगी, ए अपनी जगह, ए अपनी जगह ही रखिए आप, क्या होगा आई नीचे जाएगा, ठीक है। या फिर ये कहते हैं आर स्क्वायर टी और ये आपका क्या रहेगा आई, इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना। इसमें तो सिंपल सा है, देखो ये आपका आर ऊपर चला गया, आर स्क्वायर टी हुआ इक्वल टू ए और ये आई नीचे आ गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आर ऊपर चला गया, आर स्क्वायर टी हो गया और ये नीचे आपका अपॉन में क्या हो गया, आई इनर्शिया आ गया। सिंपल सा है, आप कुछ नहीं करना है, ये चीज़ आई है इसको आप याद रखो, ये चीज़ जो आई है इसको आप याद रखो, है ना, और इसको इसमें पुट कर देना है वैल्यू, केवल आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। और जो वैल्यू आएगी वो बहुत जगह, अगर ऐसा केस होता है उसको आप याद कर लेना, वो जो वैल्यू आएगी वो आपके आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा काम आएगी, सिंपल सी वैल्यू, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आपको पुट कर देना है यहाँ पर, एम जी माइनस टी ए किसकी माइनस, यहाँ पर टेंशन की जगह क्या रखना है आपको, कुछ नहीं, अभी इसको ऐसे पढ़े रहने दीजिए, एम है ना, और इनटू आपका क्या हो गया यहाँ पर। अब देखो टेंशन की जगह अगर पुट करना है तो आप क्या पुट कर सकते हो, टेंशन की जगह सॉल्व करके कुछ पुट करना है तो आप पुट भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर जो है हमारा ये एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए आया है, ठीक है। या तो हम ए की हमने वैल्यू निकाली, यहाँ पर रख दें वैल्यू, है ना, तब एक क्या होगा टी के फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी, वो भी जरूरी रहेगी। लेकिन अगर आप और अच्छे से करना चाहते हो तो हम एक काम करते हैं ना, देखो ये तो याद रखना है, ये याद रखो, ये ए के फॉर्म में इक्वेशन आ गई ना, जब हमको ऐसे सेटअप में एक्सेलरेशन निकालना हो तो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। लेकिन अगर टी के फॉर्म में निकालना हो, एक्सेलरेशन का एक और अच्छा आंसर आ जाए, ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा, सिंपल सा देखो, आपको टी के फॉर्म में इसको बना लेना है, केवल आई ए अपनी जगह है और आर नीचे चला गया, तो टी की वैल्यू क्या गई, आई ए अपॉन आर स्क्वायर। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं ना, ये आई ए अपॉन आर स्क्वायर, इसको पुट कर देते हैं यहाँ पर, एम जी माइनस आई ए अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एम ए हो गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एम जी अपनी जगह रखा हुआ है, ठीक है, हमने आई ए को उधर भेज दिया, तो आपका इसमें कॉमन क्या होगा, ए कॉमन हो जाएगा, बचेगा आई अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा एक एम यहाँ पर, ठीक, बिल्कुल। अब ए की वैल्यू निकालनी कितनी आ जाएगी, एम जी एम आपका आ जाएगा आई अपॉन आर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा, एक ये आंसर, और इसको भी आप चाहे याद रख लेना, ठीक है, दोनों आपके एक्सेलरेशन निकालने के काम आएंगे। बस ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको लर्न कर लेना है। एक्सेलरेशन किस केस में, पुली और स्ट्रिंग के केस में, पुली और स्ट्रिंग के केस में, तो यहाँ लिखा है पुली और स्लिपिंग यानी कि स्ट्रिंग का ही केस होगा, तो उसमें आपका ए एम जी अपॉन एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर ये याद रखना है। अब देखो इसमें अगर कोई टॉपिक आगे बचा होगा तो हम कराएंगे, वैसे सीबीएसई के नज़रिए से पूरा हो चुका है सब कुछ, ठीक है। लेकिन एक रोलिंग कॉन्सेप्ट जो है, जो जेई मेंस में भी कम पूछा जाता है, नीट में तो पूछा ही नहीं जाता, जेई मेंस में पूछा जाता है, वो एडवांस में पूछा जाता है, तो वो लेक्चर या तो हम लेके आएंगे या फिर क्या करेंगे, सीधा हम इसके वो ले लेंगे न्यूमेरिकल्स बहुत सारे, तो उसमें वो कवर हो जाएगा। रोलिंग का कॉन्सेप्ट यही है कि जो हमारी रोलिंग होती है, ये ऐसे मान लीजिए कोई पहिया रोल कर रहा है तो उसमें हमारा टॉर्क का काम क्या होता है, ठीक है, तो 5-10 मिनट का वीडियो है, या तो हम उसको अलग से लेके आएंगे या एक काम करेंगे, जो हम अभी क्लास लेने वाले हैं टॉर्क की, मतलब इसकी रोटेशनल मोशन की 2 घंटे की लगभग लेंगे, जिसमें सारे इसके क्वेश्चन करवा देंगे, तो उसमें उसको कवर कर लिया जाएगा अलग से। 10 मिनट का टॉपिक है, 5 मिनट का टॉपिक है, तो वो उसके लिए अलग लेक्चर बनाने का कोई ज़्यादा सेंस भी नहीं बनता। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहेंगे आप लोग, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे अपने दोस्तों को, अपने कलीग को, और पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।